हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट अ गुड आंसर फॉर द एग्ज़ाम। ऐसा इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाऊंगी। मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता कि हमें कैसे क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है और कोई हमें बताता भी नहीं है। तो ये लेक्चर उसी के लिए डिवोटेड है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 2023 एंड 2022 दोनों में 10 मार्क्स में आ चुका है। 10 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो हमें उसे पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो क्वेश्चन ये 2 बार आ चुका है, यानी कि ये टॉपिक और क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम ये देखें कि फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में। इससे आपको और क्वेश्चन का आंसर लिखने का भी आइडिया मिलेगा। ओके, नाउ दिनचर्या का वर्णन करते हुए उसका महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो सबसे पहले हम दिनचर्या का वर्णन करेंगे और उसके बाद उसका महत्व बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे आरोग्य की कामना करने वाले धीमान पुरुष को दिनचर्या में वर्णित कर्मों को प्रतिदिन करना चाहिए, ये लिखेंगे हम। उसके बाद दिनचर्या में जो भी कर्म आते हैं उन सबको हम लाइन से लिख देंगे, है ना, सीक्वेंस वाइज। किनका क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त जागरण, ऊषा पान, मलमूत्र त्याग, आचमन, दंत धावन, जीवा निर्लेखन, देन मुख प्रक्षालन, देन अंजन, अनुलेपन, नस्य, कवल, गंडूष, धूमपान, तांबुल सेवन, अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन एंड स्नान। एंड देन 16 स्नान के बाद है हमारा अनुलेपन। ओके, एंड देन लास्ट में वस्त्र धारण। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, जो हमारा दिनचर्या चैप्टर है आपके सिलेबस में, है ना, उसमें जो मार्किंग है, यानी आपको कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, तो इसमें 38 मार्क्स का जो है आपके एग्जाम में इससे बनने वाला है। ओके, 38 मार्क्स। तो 38 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इट्स अ हाई वेटेज, इट्स अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर जो कि आपको अच्छे से करना ही है। ओके, तो सबसे पहले हमने आप ये पूरे 18 कर्म लिख दिए दिनचर्या में जो किए जाते हैं। उसके बाद एक एक करके इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। ठीक है, आई हैव पुट दिस डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट बिकॉज आपको अच्छे से समझ में आए और आपको सीक्वेंस भी याद रहे और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, एग्जाम में आप डायग्राम नहीं बना सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच टाइम कि आप सब में डायग्राम बने। हाँ, लेकिन जिसमें आपको लगता है कि इजीली एक छोटा सा डायग्राम बन सकता है, लाइक नस है, नस में आप हल्का सा बना सकते हैं नोज का डायग्राम, तो हल्का सा किसी में बनाना है तो बना सकते हैं। बाकी आपको क्या लिखना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त जागरण सबसे पहले है, तो उसमें सबसे पहले हम उसका समय लिखेंगे कि रात्रि के अंतिम याम का जो तीसरा मुहूर्त होता है वो क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं क्या, सूर्योदय से 1 घंटा 24 मिनट पूर्व का जो मुहूर्त होता है वो क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, ये लिख देंगे, प्लस साथ में ये भी लिख देंगे। अब आता है उसकी निरुक्ति। तो ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान हमें किससे, अध्ययन से प्राप्त होता है। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे मुहूर्त। तो मुहूर्त क्या है, 2 नाड़िका यानी 48 मिनट। अब आता है महत्व। तो महत्व हम लिख देंगे फटाफट से कि पंचामृत, इसे वेला कहा गया है। क्या कहा गया है इसे, पंचामृत वेला कहा गया है। ठीक है, पंचामृत वेला कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध आकाश, है ना, पंचामृत वेला कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश, विपुल आकाश, यही क्या है, प्रकृति के पंचामृत है। और प्रातः काल में ये स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित अवस्था में ये पांचों मिलते हैं। दूसरा, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो पुण्य का क्या होता है, क्षय होता है। पुण्य का क्षय होता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए योग मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो आपने ये 3 चीजें ब्रह्म मुहूर्त में लिखी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब आता है ऊषापान। तो ऊषापान क्या होता है, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे कि सूर्योदय से होने, सूर्य उदय जो होता है उसके होने से पहले जो सेवित पान है वो क्या है, ऊषापान। ठीक है,
उषा मतलब क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त या अरुणोदय काल, और पान मतलब होता है पीना, यानी ब्रह्म मुहूर्त में पीना या किसी द्रव का सेवन करना। ठीक है, इसकी समय क्या है? हमें सूर्योदय होने के समय में ये जल पीना है। जल की मात्रा है हमारी 8% यानी कि हमको 640 ml पीना है। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे हुआ। 1% में 80 ml होते हैं, तो हमको 8% निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 8 × 80 ml = 640 ml। एवरीबडी गॉट इट? कैसे आए 640 ml? ठीक है, अब आता है योग्य व्याधियाँ। कौन कौन सी व्याधियाँ हैं जिनमें हमें उषापान करना चाहिए? वो है अर्श, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, उदर, कान, गला और शिर के रोग। ठीक है, कान, गला और शिर के रोग यानी कि जो ऊर्ध्व चतुर्गत रोग है उनमें उषापान, वात, पित्त, कफ और क्षतज विकार। ठीक है, इन सब में भी हमें उषापान करना चाहिए। इन सब से क्या होता है? उषापान से इन समस्त व्याधियों से बचाव और नियंत्रण संभव है। लाभ क्या होते हैं? व्यंग नहीं होता। व्यंग यानी जो हमारे चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं उसमें लाभ मिलता है। दृष्टि प्रसादक, हमारी दृष्टि के लिए अच्छा होता है। रसायन गुणयुक्त होता है। स्वर भंग, कांस और शोथनाशक, है ना, कांस और शोथनाशक होता है। अब आता है मल त्याग। मल त्याग में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिन में हमें उत्तर दिशा में मल त्याग करना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा में। ठीक है, दिन में उत्तर दिशा में। क्वेश्चन का क्या होता है? उत्तर होता है ना, प्रश्न का उत्तर होता है ना, और प्रश्न का उत्तर हम मोस्टली क्या करते हैं? दिन में ही देते हैं ना। एग्जाम हमारे दिन में ही होता है ना, रात में तो होता नहीं। हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो दिन में क्या? उत्तर दिशा में करना चाहिए, रात्रि में दक्षिण दिशा में। नियम क्या है इसका? वो लिखेंगे इसमें। एकांत में करना चाहिए, मौन धारण करके करना चाहिए। आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है कि मौन धारण करके करना चाहिए वगैरह आपको ऐड करना है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि आपको क्या क्या लिखना है। इतना शॉर्ट नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि और उसके बाद अन्य कार्य का ध्यान नहीं करना चाहिए उस समय, और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है ना, इसकी जगह आपको लिखना है नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे क्रॉस नहीं लगा देना एग्जाम में। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे थोड़ी आपको समझेगा कि आपने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब क्या है। ये मैंने जस्ट आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। बाकी आपको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आचमन। आचमन क्या होता है? आचमन का सबसे पहले हम अर्थ लिखेंगे। आचमन का अर्थ होता है मुख प्रक्षालन, यानी मुख को धोना। ठीक है, उसके बाद काल आता है, और आपको ये और अच्छे से याद रहेगा डायग्राम से। ठीक है, दूसरा आता है काल। इसमें कब कब करना चाहिए हमको आचमन? मुख प्रक्षालन मलमूत्र के बाद, है ना, मलमूत्र त्याग करने के बाद, भोजन के बाद, छींक के बाद, स्नान के बाद, है ना, सोकर उठने के बाद, और बाहर से घूमकर आने पर। ये बहुत ही बेसिक है कि ऑब्वियसली बात है, आप कहीं बाहर से आए हैं तो मुंह धुलेंगे, है ना, मुख प्रक्षालन करें। सोकर उठे हैं, मलमूत्र त्याग के बाद, भोजन के बाद और छींक के बाद। नियम क्या है इसका? कि एकांत स्थान पर करना चाहिए और ढीले वस्त्र धारण कर करना चाहिए। ठीक है, ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट आता है दंत धावन। तो दंत धावन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो श्रेष्ठ दातुन होती है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो कि क्या होनी चाहिए? 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए वो दातुन। कैसी होनी चाहिए वो? 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। तो होगी इसकी लंबाई। ठीक है, और मोटाई कितनी होनी चाहिए? कनिनिका अंगुली जो होती है हमारी, उसके अग्रभाग के समान उसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, और कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक जो श्लोक है, ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर। ये सुश्रुत का श्लोक है, वो है निम्बश्च तित्ते श्रेष्ठः। निम्बश्च तित्ते श्रेष्ठः कसाय खदीरे स्थिता। इसका मतलब ये है कि जो तित्त रस है उसमें निम्ब की जो दातुन है वो श्रेष्ठ होती है। कसाय रस में खदीर की दातुन श्रेष्ठ होती है। मधु के मधुर श्रेष्ठः, यानी कि मधुर रस में मधु की दातुन श्रेष्ठ होती है। और करंज कटु तथा, और कटु में करंज की दातुन जो है वो श्रेष्ठ होती है। ठीक है, दिस इज द करंज। ओके, ये आप पहले श्लोक लिख दीजिए और फिर इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए हिंदी में कि किसमें कौन सी अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आप उसकी विधि लिख दीजिए कि हमें कैसे करना है, कि जो आगे का भाग है ना, कि जो अग्र भाग है उसको हमें दांतों से चबाकर कूटकर मुलायम कर लेना चाहिए, है ना, ये आप लिख देंगे इसमें। और एक एक दांत को पृथक पृथक और मसूड़ की रक्षा करते हुए रगड़ना चाहिए। बहुत बेसिक है, ये दोनों पॉइंट आप लिख दीजिए। उसके बाद दंत शोधन चूर्ण में क्या क्या आता है वो आपको देखना है कि त्रिकटु,
है ना। त्रिकटु में क्या क्या आता है, सूंठ, मरीच, पिप्पली। त्रिजातक, ये आप लिखें इसमें कि त्रिजातक में क्या आता है, त्वक, है ना, त्वक यानी दालचीनी, पत्र यानी तेज पत्र, और एला यानी इलायची, ठीक है, और सैंधव लवण और तेजबल चूर्ण, ठीक है। ये चारों लेंगे और साथ में क्या करेंगे, ये चारों हमने ले लिए और उसके बाद इनका हमने क्या किया, मधु और तिल तेल के साथ इनको मिलाकर दातुन करेंगे या उंगली से रगड़ेंगे। अब दंत धावन का काल क्या होता है, तो देखिए आपको सबसे पहले दंत धावन में कई सारी चीज़ें लिखनी है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले आप श्रेष्ठ दातुन के लक्षण लिखेंगे, उसमें उसकी लंबाई और मोटाई लिख देंगे, ठीक है, लंबाई मोटाई लिख दी, सीधा होना चाहिए, फिर उसका एक श्लोक डाल देंगे, ठीक है, किसमें कौन सी श्रेष्ठ का श्लोक डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद विधि लिखेंगे, फिर दंत शोधन चूर्ण लिखेंगे, कौन सा है वो हमने देख लिया। अब दंत धावन का काल देखते हैं, तो काल क्या होगा यहाँ पे कि प्रातः काल हमें करना चाहिए और भोजन के पश्चात और भोजन के बाद, यानी सुबह शाम ब्रश करना चाहिए और भोजन के पश्चात करना चाहिए। अब आता है हमारा कि अयोग्य वृक्ष कौन से वृक्ष हैं जो कि अयोग्य, जिनसे हमें नहीं दातुन करना चाहिए। उसमें आता है कांचनार, लोद्र, बिल्व और विभितक। है तो बहुत सारे, लेकिन आप कुछ मेन 2-4 याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं आते हैं, है ना। तो आपको मेन आपका काम है कि आपको याद आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। क्या है, कांचनार, लोध्र, बिल और विभितक। योग्य वृक्ष कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है, अर्क, खदीर, करंज, करवीर, कुकुब। इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये 4-5 याद कर लें तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको याद तो है, आपने पढ़ा तो है कौन कौन से हैं। फिर आता है दंत धावन के लाभ कौन कौन से होते हैं, तो 2 तरह के लाभ होते हैं। एक तो प्रिवेंटिव बेनिफिट्स यानी जिनसे हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोमोटिव बेनिफिट्स यानी जिनसे हम आगे कई चीज़ें जो हमें नहीं होंगी जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट क्या करेंगे, जैसे कि आहार में रुचि प्रमोट होगी। अगर हम ब्रश करते हैं तो आहार में रुचि प्रमोट ही होगी ना, यानी कि हमको भूख लगेगी, मुख में स्वच्छता आएगी और श्लेष्मा का लेशन यानी कफ का लेखन होगा। अब प्रिवेंटिव बेनिफिट्स क्या होंगे, यानी कि हम क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले आएगा मुख की मलिनता, वैरस्य यानी जो मुख का रस है वो, दुर्गंध, जिह्वा रोग, मुख रोग और दंत रोग, ये सब नहीं होंगे। अगर हम दातुन करते हैं, दंत धावन करते हैं तो ये सब चीज़ों से हम क्या होते हैं, मुख रोगों से, दंत रोगों से, जीवा रोग, इन सब से हमें प्रिवेंशन मिलता है, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है दंत धावन का निषेध। निषेध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेध का मतलब है कि क्या हमें नहीं करना है ना, किन रोगों में दंत धावन हमको नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे लिखे, लेकिन आपको अगर कुछ 4-5 भी याद है तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप ऐसे याद कर लीजिए, लाइक अजीन है, आ से अजीन, आ से अर्दित। अर्दित में क्या है, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस। किसी को फेशियल पैरालिसिस है तो वो कैसे करेगा दंत धावन, है ना। वमन, श्वास, कांस, हिक्का, यानी कि जो हमारे साथ में आते हैं ना, कांस, श्वास, हिक्का, इनमें नहीं करेंगे, है ना, दंत धावन। और हृदय रोग है, किसी को हृदय रोग है तो ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कैसे दंत धावन करेगा। ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है और मुख रोग है, ठीक है। अब आता है जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन में सबसे पहले आप लिखेंगे कि योग्य द्रव्य कौन कौन से हैं और जो शलाका है वो किसकी होनी चाहिए, है ना। योग्य द्रव्य यानी कि जिह्वी जो है वो सोने, चांदी या वृक्ष की मधुर शलाका की होनी चाहिए या तांबा या स्टील की होनी चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए उसकी, 10 अंगुल, ठीक है। और विधि क्या है, हमको मूल से अग्रभाग तक करना है, यानी कि पीछे से आगे की तरफ हमको करना है ना। पीछे से मूल से, यानी मूल ये है, मूल से अग्रभाग की तरफ हमको करना है, ठीक है। मुख वैरस्य नाशक, है ना। मुख वैरस यानी जो दुर्गंध नाशक, यानी बैड ब्रेथ को फ्रेश ब्रेथ में कन्वर्ट कर देता है। जीवा रोग, मुख रोग नहीं होते हैं, ठीक है। अब आता है अंजन। अंजन में सबसे पहले हम लिखेंगे महत्व। महत्व क्या है अंजन का, कि जो हमारे चक्षु होते हैं, है ना, चक्षु यानी कि जो हमारी आंखें होती हैं वो अग्नि तत्व की प्रधान होती हैं, है ना। वो क्या होती हैं, अग्नि प्रधान होती हैं, ठीक है। तो उनको किससे, श्लेष्मा यानी जल तत्व से विशेष विकृत होने का भय रहता है। ये आपको पूरी लाइन लिखनी है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, यू हैव टू राइट होल सेंटेंस, ठीक है। फिर हम लिखेंगे उसके भेद कौन कौन से, एक है सोवीरांजन, एक है रसांजन। एग्जाम में एक्चुअली वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, एग्जाम में कई बार अंजन के भेद भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, या फिर डिफरेंस भी पूछा जाता है कि सोवीरांजन और रसांजन में क्या भेद है या मतलब क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप कैसे लिखेंगे उनके डिफरेंसेस, लाइक सोवीरांजन है तो वो मृदु द्रव्य से बनाया जाता है, ठीक है। और
जो हमारा रसांजन है वो तीक्ष्ण द्रव्यों से बनाया जाता है। सोवीरांजन प्रसादन कारक होता है मृदु गुण होने से, रसांजन लेखन कारक होता है ना। तो ये आप इसका डिफरेंसेस 3-4 इसके लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सोवीरांजन है ना, सोवीरांजन जो है हमारा वो प्रतिदिन उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। काल में ऐसे हम लिख दें जैसे हमारा सोवीरांजन जो है वो प्रसादानात्मक होने के कारण प्रतिदिन या दिन में प्रयुक्त किया जाता है, प्रतिदिन या दिन में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और जो रसांजन है वो तीक्ष्ण गुण युक्त होने से उसको हम 5 दिन में या 8 दिन में एक बार यूज करते हैं। और कब करते हैं? रात को करते हैं, क्योंकि रात को क्या होता है, श्लेष्म का काल होता है और श्लेष्मा के काल होने से अंजन की तीव्रता का दुष्परिणाम नहीं होता है। इतना सब नहीं लिखे आप, बस ये लिख दें कि ये आप 5 दिन में 8 दिन में एक बार यूज किया जाता है। और अंजन कर्म किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? शलाका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, किसके द्वारा, तो ये किया जाता है शलाका के द्वारा, ठीक है। अब आता है इसके लाभ क्या क्या है अंजन के। दाह, कंडू, मलहग्न, चा दृष्टि, क्लेद, रुजापहम और डैश डैश करके आप लिख दीजिए किसका श्लोक है, सुश्रुत का है। यानी कि जो आपके आंखों में अगर जलन हो रही है, दाह हो रहा है तो उसमें शांति देगा। कंडू यानी खुजली में मल का नाश करेगा अंजन, है ना। आंखों की ज्योति बढ़ाएगा, दृष्टि, है ना। और मल का, कंडू का, इन सब का निर्हरण करेगा, आंखों की ज्योति बढ़ाएगा। और वायु और धूप सैनिक शक्ति प्रदान करेगा। ऐसा करके आप श्लोक लिखिए यहाँ पे 3-4, 1-2 ऐसे करके 3-4 आप लिख दीजिए इसके बेनिफिट, ज़्यादा नहीं। अब आता है नस्यकर्म। नस्यकर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ना ये अलग से भी पूछ लेते हैं, है ना। 5 मार्क्स में भी ये कई बार क्वेश्चन अलग से, 5 मार्क्स में भी आपको कई बार अलग से भी पूछा जा सकता है ना। तो नस्यकर्म भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो नस्यकर्म में सबसे पहले क्या होता है, औषधि अथवा, नस्यकर्म सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। क्या है परिभाषा? औषधि, एक सेकेंड, औषधि अथवा किसी भी प्रकार की औषध सिद्ध स्नेह, है ना। औषधि ले लें हम या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी औषधि जिसको स्नेह से सिद्ध किया हुआ हो, इसका मतलब ये है ऐसी औषधि जिसको स्नेह से सिद्ध किया हुआ हो, ठीक है। उसको नासिका छिद्र द्वारा, जब नासिका छिद्र द्वारा जब प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, मैंने आधा अधूरा लिखा है, इसका मतलब नहीं आप लोग भी आधा लिखेंगे, ठीक है। उसे हम नस्यकर्म कहते हैं या उसे नस्यकर्म कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसके पर्याय भी लिख सकते हैं आप कि नावन और नस्यकर्म इसके पर्याय होते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सुश्रुत आचार्य ने नस्यकर्म को 2 भेदों में विभाजित किया है, ठीक है। शिरोविरेचन और स्नेहन, है ना, ठीक है। सुश्रुत ने कितने, मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, 2 भेदों में विभाजित किया। एक है शिरोविरेचन, एक है शिरोविरेचन और एक है स्नेहन। शिरोविरेचन के भी अंदर 3 टाइप्स हैं, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, अवपीड़न, प्रधमन और शिरोविरेचन। और स्नेहन के 2 टाइप हैं, प्रतिमर्श और मर्श। ये देखिए एक है प्रतिमर्श और एक है मर्श। फिर आता है वाग्भट ने कितने प्रकार बताए हैं, तो वाग्भट के आप प्रकार लिख दीजिए फटफट से कि वाग्भट के 4 प्रकार होते हैं। इसमें आता है प्रतिमर्श, मर्श, प्रधमन और अवपीड़न। देखिए इसमें सिमिलर है, प्रतिमर्श, मर्श सुश्रुत के, प्रधमन सिमिलर है और अवपीड़न सिमिलर है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा बता दिया है। अब आता है दिनचर्या पालन में प्रतिमर्श नस्य का हमें प्रयोग करना चाहिए। दिनचर्या पालन में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, आपको याद रखना है और लिखना भी है कि दिनचर्या पालन में हमें प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करना है। दूसरा अब हम लिखेंगे इसका प्रमाण। प्रमाण क्या होता है, प्रतिमर्श नस का। अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्रतिमर्श नस की। तो नासा से स्नेह को वेग से खींचने पर स्नेह का कुछ अंश कहाँ पे, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कुछ अंश मुख तक पहुंच जाए, कुछ अंश मुख तक पहुंच जाए तो वह प्रतिमर्श नस का क्या है, प्रमाण है। और इसकी मात्रा कितनी है, 2 बिंदु प्रतिमर्श नस्य की मात्रा है। ये हम प्रतिमर्श नस्य की बात कर रहे हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति में दिनचर्या पालन हेतु हमें प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब प्रतिमर्श नस्यार्थ के लिए द्रव्य कौन कौन से हम यूज करते हैं, तो देखिए एक है अणु तेल और एक है कटु तेल, ठीक है। अणु तेल वाग्भट ने बताया है और कटु तेल भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने बताया है, ठीक है। अब नस्य का काल सुश्रुत ने 14 बताए हैं, वाग्भट ने 15 बताए हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा
और अगर आपको अलग से पूछा जाता है नस से, तो आपको इसमें पूरे काल लिखने पड़ेंगे। कौन से हैं सुश्रुत के 14 काल, है ना। बहुत सिंपल से ही हैं, वही प्रातः काल, मल त्याग करने के बाद, मूत्र त्याग करने के बाद, अंधावन के बाद, है ना, और व्यायाम व्यवाय के बाद, भोजन के बाद, यही सब हैं सिंपल जो हमारे कर्म होते हैं उनके बाद। लेकिन अगर आपको अलग से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पूरे काल लिखने ही पड़ेंगे, है ना। बट अगर आपको इस तरह पूरा दिनचर्या का वर्णन करना है और 10 मार्क्स में पूछा है तो आप एक एक काल मेंशन नहीं भी करें तो चलेगा, ठीक है। बट अगर अलग से क्वेश्चन है तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। लाइक्स में फटाफट से हम लिखेंगे लाभ क्या क्या होते हैं। तो प्रोमोटिव प्रिवेंटिव मैं ऊपर बता चुकी हूँ क्या होता है। तो प्रोमोटिव में सबसे पहले क्या होगा कि जो नेत्र नासिका कर्ण कभी भी व्याधिग्रस्त नहीं होंगे। सिर के बाल दाढ़ी मूछ, किसकी बात कर रहे हैं हम, नस्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नस्य की, भूलना नहीं है, ठीक है। हम किसके लाभ पढ़ रहे हैं, नस्य के लाभ पढ़ रहे हैं, नस्य के काल। हाँ, नस्य का काल में आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे कफ प्रकृति पुरुष में हमें प्रातः काल नस्य देना है, पित्त प्रकृति में मध्याह्न काल और वात प्रकृति में सायंकाल, ठीक है। अब आता है नेत्र नासिका कर्ण की कभी व्याधिग्रस्त नहीं होंगे। सिर के बाल और दाढ़ी मूछ के बाल अकाल श्वेत नहीं होंगे, यानी कि बिना काल के, मतलब कई बार आजकल आपने देखा होगा कि लोगों के सर के बाल और दाढ़ी मूछ के बाल काल, अकाल यानी कि आपकी उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। केश हमारे गिरते नहीं है, झड़ते नहीं है। अब आता है प्रिवेंटिव बेनिफिट्स। तो कौन कौन सी व्याधि, मन्या स्तंभ, हनु स्तंभ, ठीक है। कौन कौन सा स्तंभ, मन्या स्तंभ और हनु स्तंभ। तो मन्या होता है किसका, गर्दन का अकड़ जाना, और हनु होता है हमारे जबड़ों का जकड़ जाना, ठीक है। आपको मैं समझाने के लिए लिख सकती हूँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मन्या स्तंभ होता है गर्दन का अकड़ जाना और हनु स्तंभ होता है जबड़ों का जकड़ जाना, ठीक है। शुरू वेदना, अर्दित तो सबको पता है, फेशियल पैरालिसिस, पीनस यानी जुकाम, अर्धावेदक आधे सर में दर्द, है ना, और सिर में कंपन, ये सारी नष्ट, ये सारे रोग जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं किससे, नस्य से। देन आता है गंडूश एवं कवल। गंडूश एवं कवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपका गंडूश एवं कवल का अलग से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको गंडूश और कवल आना चाहिए कि गंडूश और कवल होता क्या है, ठीक है। दूसरा इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आप गंडूश का एक श्लोक लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे गंडूश का एक श्लोक है, असंचार्या तू या मात्रा गंडूषः, बहुत सिंपल सा है, सा प्रकीर्तितः। लिखने के बाद आप इसका रेफरेंस लिख दीजिए हल्का सा, और नीचे परिभाषा में इसका श्लोक लिख दीजिए और इसका मतलब हिंदी में नहीं लिख दीजिए। क्या, औषधि का द्रव्य, असंचार्य तू या मात्रा गंडूषः स प्रकृतितः। असंचार्य का मतलब है ऐसी मात्रा जिसको हम संचार नहीं कर सकते, यानी इधर उधर नहीं घुमा सकते। अब इसको आप हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से कैसे लिखेंगे कि औषधि द्रव्य या द्रव्य की जो मात्रा मुख में इधर से उधर ना घुमाई जा सके वह गंडूश कहलाता है, ठीक है। लेकिन कवल में क्या है, मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आप अगर एग्जाम में गंडूश और कवल आता है, अलग से भी आए चाहे दिनचर्या में, आप अगर ऐसे लिख देंगे तो आपके लिए भी सिंपल रहेगा, है ना। अगर आप अलग अलग लिखेंगे, लाइक आपने पहले गंडूश को लिख दिया फिर कवल को लिख दिया, तो उनमें सेम चीजें ही लिखनी है, उनका द्रव, उनका प्रमाण, उनके भेद, उनके लाभ। अगर आप बीच में लाइन खींच के एज अ डिफरेंस लिख देंगे तो आपके लिए याद करना, आपके लिए लिखना दोनों ईजी हो जाएगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि इसको गंडूश और कवल के बारे में पता है। तो आप दिनचर्या में भी जब आप पूरा एक्सप्लेन करोगे इसमें, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा। 10 में से 9 मार्क्स को देने ही पड़ेंगे कि हाँ बच्चे ने श्लोक लिखा है, बच्चा जानता है सब कुछ, है ना। और अलग से आता है तो भी आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आता है कवल। क्या होता है, देखिए कवल वो मात्रा जो इधर से उधर घुमाई जा सके, ठीक है, ये घुमाई जा सके, वो होता है कवल। कवल जिसको हम कुल्ला कहते हैं। मुख संचारित या तू मात्रा सा कवल स्मृता। देखिए दोनों का श्लोक ऑलमोस्ट सेम है। इसमें मुख में संचार किया जा सकता है, यानी औषधि की द्रव या द्रव्य की जो मात्रा मुख में इधर से उधर घुमाई जा सके वो होती कवल, और जो ना घुमाई जा सके, जिसको हम घुमा नहीं सकते, वो होते हैं गंडूश, ठीक है। अब द्रव्य जो की अगर हम बात करें तो कवल में हम कल्क को धारण करते हैं, और द्रव्य में अगर हम गंडूश की बात करें तो हम स्वरस, फांट, हिम, दुग्ध और जल। किससे गंडूश करते हैं हम, जल से, दूध से, हिम से, फांट से और स्वरस से। प्रमाण को हमको याद रखना है, जो हमारा प्रमाण है वो 1 कोल या फिर आधा कर्ष होता है, जो कि सारंगधर ने बताया है गंडूश का, ठीक है। और जो हमारा प्रमाण कवल का होता है वो होता है 1 कर्ष, ठीक है, इसका होता है आधा कर्ष। दोनों के जो भेद है उसमें बस एक में डिफरेंस है, वो है हमारा, देखिए गंडूश के भेद है स्नेहिक, शमन, शोधन और रोपण, ठीक है। अब जो कवल है, कवल के भेद हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कवल के भेद,
आपको कंफ्यूजन ना हो। स्नेहन, प्रसादन, शोधन और रोपण, देखिए ऑलमोस्ट सब सेम है, सिर्फ एक चीज अलग है, वो है प्रसादन यहाँ पे इन्होंने माना है, और शमन। स्नेहिक जो होता है वो वात दोष, स्नेहिक गंडूष होता है वात दोष के लिए, ठीक है, और जो शोधन गंडूष होता है वो होता है पित्त दोष के लिए, शमन शोधन होता है कफ दोष के लिए, रोपण होता है मुख व्रण नाशक, ठीक है। इसी तरह इसमें भी यही है, स्नेहन वात के लिए, प्रसादन पित्त के लिए, शोधन कफ के लिए, और रोपण व्रण के लिए, ठीक है। अब आते हैं लाभ। देखिए लाभ दोनों के सेम है, इसलिए आप एक ही लाभ याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है। लाभ दोनों के सेम है। सबसे पहले होता है स्वर में तीव्रता आती है, जीवा हमारी स्वच्छ होती है, अन्न में रुचि होती है, अन्न में रुचि होती है, हनु यानी जो हमारी मैंडिबल है उसकी वृद्धि होती है। प्रिवेंटिव बेनिफिट्स में आता है मुख व कंठ में शुष्कता नहीं होती। आपको ऐसे क्रॉस नहीं लगाना है, आपको लिखना है नहीं होती, ठीक है। होठ नहीं फटते, दांतों का नाश या क्षय नहीं होता, दंत शूल और दंत हर्ष नहीं होता, यानी जो हमें सेंसिटिविटी होती है या खाना जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट होती है, दैट इज सेंस दंत हर्ष जिसे हम कहते हैं ना सेंसिटिविटी, तो ये दंत शूल दंत हर्ष नहीं होते अगर हम कावल और गंडूश का धारण करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा धूमपान। धूमपान में फटाफट से उसकी परिभाषा लिख दीजिए, धूमम पियते इति धूमपानः, और उसके बाद उसमें लिख दीजिए कि औषधि द्रव्य निर्मित धूमवृत्ति से निकलने वाले धूम को मुख से ग्रहण करना ही क्या है, धूमपान कहलाता है। यानी औषधि द्रव्य से निर्मित धूमवृत्ति जो होती है उसके हमको लेना है। फटाफट से हम उसके फिर क्या लिखेंगे, भेद लिखेंगे। यहाँ आपको परिभाषा पूरी लिखनी है ना, हिंदी में पूरी आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद भेद हम लिखेंगे। चरक ने 3 बताए हैं, उसमें आता है प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक। सुश्रुत ने 5 बचाए हैं, ये तीनों तो जिसमें बताई हैं, प्लस और कौन सा बता दिए, कासग्न और वामक, और वाग्विट ने 6 बताए हैं। विधि आपको सबसे पहले लिखेंगे कि प्रसन्नचित होकर सीधे बैठकर हमको सबसे पहले हमें प्रसन्नचित होकर बैठना, सीधे बैठना चाहिए, और जो हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को प्राकृत अवस्था में लेके आना है, ठीक है। यहाँ पूरा सेंटेंस लिखना है आपको कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सबसे पहले प्राकृत अवस्था में लेकर आए। और अब यहाँ पे मैंने आप लोग शॉर्ट में बताया है, आप लोग समझिए। यहाँ पे आपको सेंटेंस में लिखना है क्या, जैसे अगर मुख से ग्रहण किए हुए धूम को हमको मुख से ही बाहर निकालना है, नासा से नहीं निकालना है, ठीक है। और अगर हमने धूम को नासिका रंध्र से ग्रहण करना है तो नासिका से अगर हमने ग्रहण किया है तो हमें उसे क्या, मुख से ही बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मुख से ग्रहण कर रहे हैं तो भी मुख से निकालना है, नासा से ग्रहण कर रहे हैं तो भी मुख से निकालना है। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर हम मुख से धूम को ग्रहण कर रहे हैं तो उसे हमें नासा मार्ग से बाहर नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हम नासा मार्ग से निकालते हैं तो हमारी दृष्टि का नाश होता है, ठीक है। अब आते हैं काल। तो धूमपान के काल कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो कि चरक ने बताए हैं, ठीक है। चरक ने कहाँ बताए, चरक सूत्र 5 में बताए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 8 होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निद्रा से उठने के बाद एक ये इनका सीक्वेंस मैंने बना दिया है जिससे आपको याद रहे कि हमको धूमपान कब कब करना है। यानी हम सोकर उठे के बाद हम क्या करते हैं, दातुन करते हैं, फिर हम अंजन करते हैं आंखों के लिए, फिर नस्य करेंगे, फिर हमको वमन आ गया, ठीक है। नस्य करने से हमको क्या होगा, छींक आई और वमन होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, वमन हो गया तो हम गंदे हो गए तो हमने स्नान किया, और स्नान के बाद हमें भूख लगाई तो हमने भोजन किया, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गई याद करने की। लेकिन क्या कहा, हमको कब करना है धूमपान, निद्रा से उठने के बाद, दातुन करने के बाद, अंजन और नस्य करने के बाद, वमन करने के बाद। ये मैंने ये लगा दिया है ना, ये आपको ऐसे 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 एग्जाम में नहीं लगाना है, आपको लिखना है सब कुछ बार बार कि दातुन से करने के बाद, अंजन के बाद, नस्य, वमन, छींक के बाद, स्नान के बाद और भोजन के बाद। अब आता है धूम नेत्र का प्रमाण क्या होता है। तो जो धूम का नेत्र होता है उसका प्रमाण होता है 12 अंगुल लंबा, ऋजु यानी सीधा होना चाहिए, सुवर्ण यानी स्वर्ण का भी बना हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सम्यक योग क्या होता है। तो यानी जो मुख में लिप्त कफ दोष है उसका अगर ह्रास हो जाता है, यानी अगर वो कम हो जाता है तो, और मुख में लघुता महसूस होती है तो क्या हो गया, सम्यक योग के लक्षण हो गए, मुख में लघुता अगर हो गई तो, ठीक है। फिर आता है लाभ क्या क्या होंगे धूमपान से, शिरा गौरव, ठीक है, शिर में यानी भारीपन, शिर में शूल, ठीक है, दंत में शूल, कांस, श्वास, हिक्का, ठीक है, अनुग्रह, इन सब में क्या होता है, लाभ मिलता है। ये सब क्या हो गए, इसके लाभ हो गए, ठीक है। और हृदय, कंठ तथा पंच इंद्रिय में शुद्धि होती है, ठीक है। वात दोष का
शमन होता है। ये आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ऐसे पूरा लिखना है कि वात दोष का शमन होता है, ठीक है। और जो उत्कृष्ट कफ दोष है उसका अपकर्षण होता है। उत्कृष्ट कफ दोष का क्या होगा? अपकर्षण होगा, ठीक है। फिर आता है वर्ज्य व्यक्ति। किस किस में हमको धूम्रपान नहीं कराना है, यानी कि जो थकावट से युक्त हो, मद्यपीत हो, कमजोर व्यक्ति हो, ठीक है, मूर्छा और तृष्णा से पीड़ित हो, जिसका पित्त बढ़ा हुआ हो, है ना, इन सबको हमको नहीं करना है, क्या, धूम्रपान नहीं करना। फिर आता है तांबुल सेवन। तांबुल सेवन में द्रव हम कौन कौन से यूज करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे। तो तांबुल सेवन में सबसे पहले आएगा जाति फल, लवंग, कर्पूर, तांबुल पत्र, ये सब यूज करेंगे। सेवन का समय क्या क्या है? स्नान के बाद, वमन के बाद, मैथुन के बाद, भोजन के बाद, सोकर उठने के बाद, हम मैथुन में। अब आता है लाभ। तो लाभ क्या क्या होते हैं तांबुल सेवन से? दंतमल नष्ट होता है, मुख प्रसेक, मुख का प्रशेक जो होता है उसमें शमन होता है। ये योग ना करने बताया है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया है कि मुख में निर्मलता आती है, सुगंधित होता है मुख, ठीक है, और त्वचा कांति युक्त तो सुंदर बनती है। नेक्स्ट आता है अभ्यंग। अभ्यंग में सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो परिभाषा हम सबसे पहले लिखेंगे कि, एक सेकेंड, परिभाषा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमको अभ्यंग क्या करना चाहिए? प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है। और शरीर पर तेल लगाकर सर्व शरीर का मर्दन करना ही क्या है? अभ्यंग है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होगी, क्या? शरीर पर तेल लगाकर सर्व शरीर का मर्दन करना ही अभ्यंग है, ठीक है। और इसका व्यवहारिक नाम क्या है? मालिश करना, ठीक है। तेल का हमको कहाँ करते हैं? तेल अभ्यंग शरीर की त्वचा पर ही किया जाता है, क्योंकि त्वचा में क्या होता है? वायु की अधिकता होती है। त्वचा क्या है? स्पर्श इंद्रिय है ना, ठीक है। और तेल का गुण क्या है? वातनाशक, है ना। तो हम तेल से क्यों करते हैं अभ्यंग? क्योंकि जो हमारी त्वचा है उसमें वायु की अधिकता होती है, और तेल क्या होता है? वातनाशक होता है। इसलिए तेल से मर्दन करने के लिए त्वचा के लिए हितकर माना गया है। और तेल का अभ्यंग हमें कैसा करना चाहिए? प्रतिदिन करना चाहिए। उससे क्या होता है? हमारा जरा यानी बुढ़ापा, श्रम यानी थकावट, और वातज विकारों, ये क्या है? वातज विकारों, समझ में आ रही है मेरी राइटिंग? यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया है। वातज विकारों को नष्ट करता है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जल्दी जल्दी, ठीक है, बस आपको समझ में आ जाए कि आपको लिखना क्या एग्जाम में। प्रमुख स्थान संपूर्ण शरीर में करना चाहिए, लेकिन प्रमुख स्थान क्या है? आप एक श्लोक लिख दीजिए यहाँ पे कि शिरः श्रवण पादेशु, यानी सर, कान और पैरों में विशेषण हमको क्या करना है? अभ्यंग करना है। अष्टांग हृदय ने बोला है। शिरो अभ्यंग के क्या लाभ होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे फटाफट से। ये देखिए, शिरोअंग में हमारे जो केश हैं वो दीर्घ होते हैं, लंबे होते हैं, मुख की कांति बढ़ती है, कपाल को बल मिलता है, दृढ़मूल होती है, इंद्रिय प्रसादन होता है, सुपूर्वक निद्रा आती है, ठीक है। ना शिरः शूलम, ना पालित्यम, सिर में शूल नहीं होता, ना पालित्यम यानी बाल हमारे सफ़ेद नहीं होते, ना खालित्यम, ना केश प्रपातम, केश हमारे नहीं गिरते, ठीक है। फिर आता है पाद अभ्यंग। पाद अभ्यंग से क्या लाभ होता है? नेत्रों में प्रसन्नता, पैरों के रोग नहीं होते, ठीक है, और बल और स्थिरता मिलती है। अभ्यंग से क्या लाभ होता है? ये तो हो गया टोटल अभ्यंग के क्या लाभ है ना। तो शरीर पुष्ट होता है, दृष्टि स्वच्छ होती है, आयु बढ़ती है, मांसपेशियां दृढ़ होती है, गहरी नींद आती है, जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता, श्रम यानी जो थकावट है वो दूर होती है, वातज विकार नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारा व्यायाम। तो व्यायाम की परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे जो चेष्टा मन के अनुकूल हो, शरीर में स्थिरता व बल को बढ़ाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यायाम कहते हैं। मात्रा हित चाहने वाले व्यक्ति को अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, जो कि सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। अर्धशक्ति किसने बोला? सुश्रुत ने। और चरक ने बोला है कि मात्रावत व्यायाम करना चाहिए। काल क्या है? नित्य करना चाहिए, जिससे विरुद्ध भोजन का भी दोष रहित पाचन हो जाता है, ठीक है। मोस्टली व्यायाम हमको कहाँ करना चाहिए? प्रातः काल ही करना चाहिए और नित्य करना चाहिए। अब आप हे शिव से एक ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक फॉर यू। हे शिव यानी हे यानी हेमंत, शिव यानी शिशिर और बसंत। हेमंत, शिशिर और बसंत में अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए, यानी अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। लाभ का अगर आप श्लोक याद करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ। और व्यायाम एक ऐसी चीज़ है, इसका एक अलग से भी 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में भी आता है। तो आपको व्यायाम का श्लोक याद करना चाहिए। लाभ वाला कौन सा? ये वाला। लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम सुख सहिष्णुता, ठीक है। यानी लाघवम यानी लघुता आती है, कर्म सामर्थ्य यानी कर्म करने का सामर्थ्य आता है, स्थैर्य यानी स्थिरता आती है, दुख सहिष्णुता दुख सहने का साहस आता है, दोष क्षयो
यानी दोषों का क्षय होता है। अग्नि वृद्धि, अग्नि की वृद्धि होती है। व्यायाम दुपजायते, ये क्या है, व्यायाम के लाभ हैं, चरक ने बोले हैं। और ये सिंपल भी है चरक का श्लोक, तो आप लोग यही याद करें, मैं यही प्रेफर करूंगी। और फिर आप इसकी हिंदी लिख दीजिए, क्या क्या आता है। स्थिरता, शरीर में लघुता, मेद क्षय, दुख सहने की क्षमता, वृद्धावस्था देर से आती है, सहन करने का सामर्थ्य, इस सब की पूरी हिंदी लिखिए। निषेध यानी कब हमें व्यायाम नहीं करना है, कब व्यायाम नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को, वृद्ध को, है ना, जो प्यासे हों, अजीर्ण यानी जिनका भोजन नहीं पचा हो, भोजन के बाद, और ठीक है। अब आता है चंक्रमण। चंक्रमण क्या होता है, जो व्यक्ति व्यायाम के लिए वर्ज है, उन्हें टहलने का उपदेश दिया जाता है, ठीक है। टहलने से क्या लाभ होते हैं, आयु, बल और मेधा, ठीक है। आयु, बल और मेधा की वृद्धि होती है, ठीक है। और अग्नि की वृद्धि होती है, इंद्रियों में चैतन्य उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा उद्वर्तन। उद्वर्तन क्या है, कसाय आदि, ये तो इसकी परिभाषा होगी कि उद्वर्तन क्या होता है। कसाय आदि रस युक्त द्रव्यों से के चूर्ण से शरीर को रगड़ना उद्वर्तन कहलाता है। यानी कसाय आदि यानी ऐसे द्रव्य जो कसाय आदि रस से युक्त हों, कसाय आदि रस से युक्त हों, उन द्रव्यों के चूर्ण से शरीर को रगड़ना उद्वर्तन कहलाता है। इसके भेद कौन कौन से होते हैं, दो, एक होता है उद्घर्षण, एक होता है उत्सादन। उद्घर्षण रूक्ष द्रव्य होते हैं इसमें, उत्सादन में स्निग्ध द्रव्य होते हैं, ठीक है। और अब उद्घर्षण क्या होता है, स्नेह रहित चूर्ण होता है इसमें, है ना। इसमें रूक्ष द्रव्य होते हैं, उत्सादन में स्निग्ध द्रव्य होते हैं, लेकिन उद्घर्षण में स्नेह रहित यानी स्नेह जो है वो नहीं होता है ना, स्नेह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे स्नेह से युक्त, उत्सादन स्नेह युक्त होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये उद्घर्षण है, ये उद्घर्षण है, ठीक है। रफ सा दिख रहा है, ये स्नेह रहित है। और उत्सादन ये क्या है, स्नेह युक्त चूर्ण या कल्क है। इसमें स्नेह सॉफ्ट सा दिख रहा है, तो इसमें यानी कि इसमें स्नेह है, ठीक है। अब आता है लाभ। तो स्त्रियों में विशेष रूप से क्या होता है, शारीरिक सुंदरता आती है। त्वचा के स्थित जो सिराएं हैं उनके मुख खुल जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जो आपके पोर्स हैं अगर वो बंद हो गए तो वो खुल जाएंगे, किससे, हमारे उद्घर्षण से। और त्वचा स्वच्छ व कांतिमान होती है, ठीक है। सबको समझ आ गया कि उद्वर्तन के दो टाइप्स होते हैं, उद्घर्षण और उत्सादन, ठीक है, समझ आ गया। उद्घर्षण घर्षण यानी कि स्नेह रहित है चूर्ण, और उत्सादन स्नेह युक्त चूर्ण है। नेक्स्ट फटाफट से आता है स्नान। स्नान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स में कई बार अलग से पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी आ जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो स्नान होता है ना, उसका काल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें कब करना चाहिए, सबको ही पता है, स्नान हमको प्रातः काल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसकी विधि क्या है, तो विधि है ये कि हमको शीतल जल से स्नान करना चाहिए। शीतल जल से कहाँ करना चाहिए, सर पर करना चाहिए। और उष्ण जल से अधा का है, अधा क्या यानी जो हमारी नीचे की बॉडी है, सर से नीचे वाली, उसमें हमें उष्ण जल से, यानी जो नीचे की बॉडी है इसमें हमें वार्म वाटर से करना चाहिए। और जो हमारा सर है इसमें उन्होंने बोला है कोल्ड वाटर से करना चाहिए, ठीक है। और कई आचार्यों ने ये भी बोला है कि स्नान हाथी के समान करना चाहिए, यानी कि पानी की मात्रा जो है वो अधिक होना चाहिए, जिससे हमारे पूरे शरीर की शुद्धि हो जाए, ठीक है। अब आता है गुड़। गुड़ क्या है, अगर हम उष्ण जल से अधा का यानी नीचे की बॉडी का अगर हम स्नान करते हैं तो क्या होता है, हमारे बल की वृद्धि होती है, और जो वात और कफ दोष है उनका शमन होता है। और हम शीत जल से अगर सिर का स्नान करते हैं तो अक्षी का तेज है वो बढ़ता है, लेकिन अगर हमने उष्ण जल से कर दिया तो अक्षी का तेज जो है या हमारी दृष्टि का नाश होता है। और जो हमारे रक्त पित्त, अगर हम शीत जल से सर का स्नान करते हैं तो रक्त और पित्त दोष का क्या होता है, शमन होता है। अगर हम लाभ या गुड़ की बात करें, है ना, किसके, स्नान के लाभ और गुड़ की बात करें, तो इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है श्लोक, पवित्रम वृश्य आयुषम। सबसे पहली बात है पवित्रता आती है, वृश्य मायुष्यम, ठीक है। वृश्य यानी कि शुक्र धातु की वृद्धि होती है, मायुष्यम यानी कि आयु की वृद्धि होती है। श्रम स्वेद मलापहम यानी श्रम यानी थकावट, स्वेद यानी पसीना, और बलापहम है ना, श्रम यानी थकावट, और स्वेद की क्या होती है, स्वेद और थकान दूर होती है। शरीर बल संधानम यानी हमारे शरीर को क्या मिलता है, बल मिलता है। स्नानम ओजस करम परम, और स्नान से हमारी क्या होता है, ओज की वृद्धि होती है। क्या होती है, ओज की वृद्धि होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक बिल्कुल याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो क्या क्या है, पवित्रता आती है, आयुवर्धक है, स्वेद और मल का हास होता है,
ठीक है, अग्निवर्धक होता है, शुक्र धातु की वृद्धि होती है, थकान मिट जाती है और हृदय को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक है, तंद्रा हल यानी थकावट, कंडू हनि पापहर, पाप मिट जाते हैं, कंडू यानी खुजली मिट जाती है। ठीक है, अब आता है अनुलेपन। अनुलेपन में क्या है, अनुलेपन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सुगंधित द्रव्यों का कल्क शरीर पर लगाना, है ना, सुगंधित द्रव्यों का कल्क या लेप शरीर पर लगाना ही क्या है, अनुलेपन होता है। ठीक है, यानी कि मॉडर्न में अगर आप देखें तो आप अपने जो भी चेहरे पर आप जो क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं, दैट इज़ द अनुलेपन। अब आता है आहार। तो आहार सबसे पहले आपको याद रखना है कि चरक ने बोला है हमको उत्तर दिशा में हमको भोजन करना है और पवित्र होकर करना है, प्रसन्न होकर करना है और भोजन को नमस्कार होकर हमको भोजन ग्रहण करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हमारा, हम क्या करते हैं लास्ट में, दो चीज़ें हैं कि हम क्या करते हैं, फिर वस्त्र धारण करते हैं। तो शीत में हमको कौशय वस्त्र, उष्ण में श्वेत वस्त्र, वर्षा में अंबर वस्त्र धारण करने। इनका लाभ क्या होता है, सौंदर्य की वृद्धि, यश एवं आयु की वृद्धि और दरिद्रता नाशक होते हैं। ठीक है, क्या करना है फिर, वस्त्र धारण के बाद रत्न आभूषण धारण, यानी रत्न और आभूषण अगर हम धारण करते हैं, ये देखिए, रत्न और आभूषण अगर हम धारण करते हैं तो उससे क्या होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आयु की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है और ये मंगलकारी होते हैं। इसी तरह आपका पूरा दिनचर्या एक तरीके से समराइज भी हो गया और आपको कैसे आंसर लिखना है वो भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। अब आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं।